गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 5 है जिसमें है शब्द विचार। ये हम लोगों का A7 का पहला चैप्टर है, लेकिन व्याकरण का ये 5वां चैप्टर है। और आप लोगों को बता दूं कि व्याकरण में हमेशा कहीं से भी कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है। जैसे हम लोगों की जो परीक्षा होगी तो ये नहीं है कि आज हम लोग A7 का पढ़ रहे हैं तो A7 से तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। आज मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों को कि पहले भी व्याकरण में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है वो हमेशा याद रखना है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है शुरू में भाषा के विषय में, वर्ण के विषय में, वर्तनी के विषय में, तो वो सब कुछ हम लोगों को जानना है, हमेशा जानना है, तभी आगे हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग आज के विषय पर चलते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है शब्द विचार आज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शब्द क्या है। तो शब्द जो है भाषा की सार्थक इकाई है। कहने का मतलब यह है कि भाषा जो है वो शब्दों से ही बनती है। अब शब्द की परिभाषा हम लोग जानेंगे। शब्द की परिभाषा क्या है? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ सार्थक समूह की बात है। सीधे अगर हम वर्णों के समूह को अगर हम शब्द कहते हैं तो यह परिभाषा गलत हो जाएगी। सार्थक शब्द उसमें होना चाहिए, लगना चाहिए, क्योंकि निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अगर हम लिखें बर्तन, बर्तन, तो यह एक सार्थक शब्द है, लेकिन इसी को हम लोग लिखें बतरन तो यह वर्णों का समूह तो है, लेकिन ये शब्द नहीं कहलाएगा क्योंकि ये सार्थक नहीं है। तो स्पष्ट है कि वर्णों के सार्थक समूह ही शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि शब्द का महत्व क्या है। तो शब्द का महत्व यह है कि शब्द से भाषा का निर्माण होता है। तो अगर हमारा शब्द भंडार समृद्ध होगा तभी हमारी भाषा भी समृद्ध होगी। जिस तरह से एक एक ईंट से घर बनता है, उसी तरह से एक एक शब्द के जुड़ने से भाषा बनती है। शब्दों के जुड़ने से वाक्य बनते हैं, वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो शब्द जो है वह भाषा की सार्थक और स्वतंत्र इकाई है। शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वही स्वतंत्र शब्द जब किसी वाक्य का अंग बन जाते हैं तो वो व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं, तब वो पद कहलाते हैं। जैसे सीता गाना गाती है, तो सीता गाना गाती है, इसमें सब अगर अलग अलग करें तो ये सब के सब शब्द हैं, लेकिन इसमें जब सारे जुड़ गए तो ये व्याकरण के नियमों में बंध गए और इसके एक एक शब्द जो हैं उस वाक्य के पद कहे जाएंगे। अब हम लोग यह जानते हैं कि भाषा में कई प्रकार के शब्द होते हैं, तो उन्हीं कई प्रकार के शब्दों को हम वर्गीकृत करेंगे। शब्दों का वर्गीकरण होगा तो इसके कई आधार होते हैं, जिसमें से 5 आधारों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शब्दों के वर्गीकरण का कौन कौन सा आधार है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर और 5वां है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो हम लोग एक एक करके अब सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत का मतलब है कि ये आया कहाँ से, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई या कहाँ से आया। तो इस आधार पर इसके 5 भेद किए गए हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी या आगत शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे
तत्सम शब्द। तो ये तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। यहाँ उसके शब्द जो है वो संस्कृत के लिए आया है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से निकली है, अर्थात संस्कृत हिंदी की जननी है। तो तत्सम अर्थात उसके समान का मतलब है कि संस्कृत के समान। तो हिंदी में संस्कृत के शब्द अपने मूल रूप में जब प्रयुक्त होते हैं तब वैसे शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, घृत, दधि, हस्त आदि तत्सम शब्द है। दूसरा है तद्भव शब्द। जब तत्सम शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं तब वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि से आग, दधि से दही, घृत से घी, हस्त से हाथ, मयूर से मोर। तो ऐसे शब्द हिंदी में तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा है देशज शब्द। कभी कभी ऐसा होता है कि स्थानीय लोग, ग्रामीण लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई कोई शब्द बना लेते हैं और वो प्रचलन में आ जाता है और वो हिंदी भाषा के अंग भी बन जाते हैं वैसे शब्द। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं देशज शब्द, जैसे खटिया, डिबिया, फुनगी आदि जो शब्द हैं ये देशज शब्द हैं जो आवश्यकता अनुसार लोगों के बनाए हुए हैं और वो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद है आगत या विदेशी शब्द। तो आगत या विदेशी शब्द वैसे शब्द कहलाते हैं जो किसी अन्य भाषा से हमारी हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश पर विदेशी प्रभाव रहा है, यहाँ विदेशियों का शासन रहा है। तो ऐसे में हमारी भाषा जो है वह भी उससे प्रभावित हुई है और इसी वजह से ये इनके जो शब्द हैं वो हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। और हिंदी की एक खास विशेषता है कि उसमें आत्मसात करने की, अपना बनाने की क्षमता है। तो ऐसे विदेशी शब्द जैसे हम लोग देखते हैं अलमारी, कमरा, स्कूल, कॉलेज, तो ये शब्द जो है वे विदेशी भाषा के प्रभाव से हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं या हिंदी में आ गए हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं संकर शब्द। संकर शब्द वैसे शब्द कहलाते हैं जो दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के जुड़ने से बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी के शब्द है, गाड़ी हिंदी के शब्द है और मिलकर के बना रेलगाड़ी। टिकट घर, पानदान, तो ये जो शब्द हैं वो भिन्न भिन्न भाषाओं, अलग भाषाओं को जोड़ करके ये बना है। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने देखा कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो 5 वर्ग है, 5 भेद है वो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो इसके आधार पर 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। ये रूढ़ शब्द क्या है? तो रूढ़ शब्द किसी भी अन्य शब्दों के जुड़ने से नहीं बनते हैं, बल्कि ये अपने आप में मूल अर्थ प्रकट करते हैं। अगर इन शब्दों को खंड कर दें तो ये अपना अर्थ खो देते हैं, जैसे नाक, कान, मुंह, घर, मकान। तो ये रूढ़ शब्द हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगर इनको हम खंड करें तो ये अपना अर्थ खो देते हैं। इसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो है नाम से ही स्पष्ट है, योग का मतलब होता है जोड़। तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि यौगिक में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसमें शब्द या 2 शब्द या शब्दांश आपस में जुड़ करके एक शब्द बनाते हैं, जैसे घुड़सवार, घोड़ा जोड़ सवार, घुड़सवार। उसी तरह से रसोई घर, स्नान घर। तो ये जो शब्द हैं ये यौगिक शब्द हैं। इसके बाद है योग रूढ़ शब्द। यहाँ योग रूढ़ शब्द, योग का मतलब है कि इसमें जुड़ा हुआ है, योग है, और रूढ़ का मतलब
कि जुड़ने के बाद ये किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे जलज, अब जलज जल जोर जल में जन्मा हुआ, तो जल में तो बहुत सारी चीजें जन्म लेते हैं, लेकिन ये जलज जो है वो कमल के लिए ही प्रयुक्त होता है, यानी कमल के अर्थ में ये रूढ़ हो चुका है। उसी तरह से पीतांबर, पीतांबर का अर्थ है पीला वस्त्र धारण करने वाले। तो पीला वस्त्र तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन वे सब पीतांबर नहीं कहे जाएंगे। ये पीतांबर जो है विष्णु भगवान के लिए, कृष्ण भगवान के लिए ही रूढ़ हो गए हैं। तो ऐसे शब्द जो हैं योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अब हम लोग अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, जैसे पुस्तक, रोटी, मकान, घर, तो ये सार्थक शब्द हैं। दूसरा है इसमें निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, कभी कभी वे सार्थक शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे रोटी वोटी, तो रोटी का अर्थ है मगर वोटी का अर्थ नहीं है, तो वोटी यहाँ पे निरर्थक शब्द है। उसी तरह से पानी वानी, पानी सार्थक है और उसके साथ जुड़ा हुआ शब्द वाणी जो है वो निरर्थक शब्द है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या है? वैसे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। जैसे हम जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखेंगे तो वो एकार्थी शब्द के अंतर्गत आएंगे, या किसी खास व्यक्ति के नाम की बात करें तो वह भी एकार्थी में ही होगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, तो इनसे हम लोग वो एकार्थी के रूप में है। उसी तरह से देश का नाम जैसे भारत है, अमेरिका है, तो ये भी एकार्थी है। उसी तरह से हिमालय, गंगा, तो ये सब एक ही अर्थ देते हैं, इसलिए ये एकार्थी शब्द कहे जाएंगे। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं। जैसे कर, कर सिर्फ एक शब्द है लेकिन इसके एक से अधिक अर्थ हैं। जैसे कर का अर्थ हुआ टैक्स, कर का अर्थ है हाथ, कर का अर्थ है किरण। तो इस तरह से ये अनेकार्थी शब्द हुए, यानी एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। इसके बाद है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिनका उच्चारण लगभग समान होता है, लेकिन बिल्कुल समान नहीं होता है, सुनने में समान लगते हैं, तो उनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं। सुनने में समान लगते हैं मगर अर्थ अलग अलग रहते हैं। जैसे कुल, कूल, कुल का अर्थ है वंश, कूल का अर्थ है किनारा। तो उसी तरह से कर्म, क्रम, क्रम का मतलब है एक लगातार, और कर्म का अर्थ है काम। तो इस तरह से ये शब्द समरूपी भिन्नार्थक हैं, देखने में सुनने में समान और अर्थ भिन्न होते हैं इनके। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो कई कई शब्दों के अर्थ एक ही होते हैं। जैसे अरविंद, जलज, कमल, राजीव, तो ये जो है ये पंकज, तो ये सबके अर्थ एक ही हैं कि ये कमल के अर्थ में है। उसी तरह से अश्ववाजी है, तुरंग, घोटक, तो ये घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी एक ही अर्थ देते हैं मगर शब्द भिन्न भिन्न हैं। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द। भाषा को संक्षिप्त बनाने के लिए या प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कई शब्दों को मिलाकर के एक ही शब्द से काम
चलाया जाता है। जैसे जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, आस्था नहीं रखता है, उसको एक ही शब्द में क्या कहते हैं? नास्तिक। जो कभी न मरे उसको कहते हैं अमर। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। तो इस तरह से कई शब्दों के लिए एक ही शब्द से काम भी चला, संक्षिप्तता भी आई और भाषा में प्रभाव भी उत्पन्न हुआ। इसके बाद है विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द, वैसे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं यानी उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे सुख का दुख, रात का दिन, काला का सफेद। तो ये जो शब्द हैं ये विपरीत अर्थ देते हैं, इसीलिए इन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, चौथे नंबर में है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो इसमें सबसे पहले है सामान्य शब्द। सामान्य शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो साधारण लोगों द्वारा, सामान्य लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें किसी खास ज्ञान या विषय से जुड़ी हुई बात नहीं होती है। तो यह सामान्य शब्द है। जैसे कुर्सी, टेबल, मकान, घर, ये सामान्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है दूसरे में तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द वैसे शब्द कहे जाते हैं जो किसी विशेष ज्ञान, क्षेत्र या किसी विशेष शास्त्र आदि से संबंध रखते हैं, व्यवसायिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो उनको कहते हैं तकनीकी शब्द। जैसे अवर सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, तो ये तकनीकी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है अर्ध तकनीकी शब्द। अर्ध तकनीकी शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो तकनीकी होते हुए भी आम लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे चुनाव, पूंजीवाद, साम्यवाद, नाटक आदि जो शब्द हैं ये तकनीकी होते हुए भी चूंकि आम लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं तो इसलिए ये अर्ध तकनीकी शब्द कहलाएंगे। अब वर्गीकरण के पांचवें आधार को हम लोग देखेंगे जो कि है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। ये विकारी शब्द क्या है? तो विकारी शब्द वैसे शब्द कहे जाते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। इसमें जितने भी संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पे वचन के अनुसार शब्द में परिवर्तन हुआ, लड़का के जगह लड़के हो गए और खेल रहा है के जगह खेल रहे हैं हो गए। तो परिवर्तन के कारण ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें बच्चों याद रखना कि 4 तरह के शब्द आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं। तो जैसे इसमें 4 तरह के शब्द आते हैं: समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। तो ये 4 तरह के शब्द इसमें आते हैं और इनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे राम धीरे धीरे लिखता है, तो यहाँ राम पुल्लिंग है, धीरे धीरे लिखता है, तो लिखता है राम के अनुसार है, लेकिन धीरे धीरे जो क्रिया विशेषण शब्द है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लिंग भी बदल देते हैं तो जैसे सीता धीरे धीरे लिखती है, तो यहाँ पे लिंग के कारण परिवर्तन नहीं हुआ। उसी तरह से अगर वचन की बात करें तो लड़का, लड़के, लड़के धीरे धीरे
चलते हैं, लड़का धीरे धीरे चलता है, तो इस धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो स्पष्ट है कि अविकारी शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, आज ये शब्द विचार जो है ये आप लोगों ने पढ़ा, और फिर मैं कहूंगी कि व्याकरण जो है वो कभी बदलता नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी हमें हमेशा रखनी है। हमें परीक्षा के आधार पर नहीं कि अब उसका सिलेबस PA1 का समाप्त हो गया और SA1 में वर्ण नहीं है तो वर्ण नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे।